आपके जैसा शिष्य तो हर गुरु को मिलना चाहिए। नहीं, नहीं गुरुजी। और आपके जैसा गुरु तो हर किसी को नहीं मिलना चाहिए क्योंकि आप तो अगले की वाट लगा देते हैं। नमस्कार दोस्तों, ड्रामा सीरियल पुष्पा इम्पॉसिबल का आने वाला एपिसोड और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि आखिर कादम्बरी और पुष्पा में से कौन जीतेगा। ये तो हम जानते ही हैं कि पुष्पा जीतेगी, लेकिन आखिर कादम्बरी ने ऐसी क्या शर्त रखी कि जो कान में सुनते ही तो आगे से पुष्पा कहती कि शर्त हमें मंजूर है। और अब तो पुष्पा को और जज्बे के साथ जीतना ही होगा क्योंकि वो चाहती है कि कादम्बरी उसकी ज़िंदगी से हमेशा के लिए चली जाए। आखिर अब ऐसा पुष्पा क्या करेगी और ये कौन तोड़ेगा मटका हांडी। दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे क्या होने वाला है ये सब कुछ हम आपको बताएंगे आज की वीडियो में। लेकिन इससे पहले बात कर लेते हैं आज के एपिसोड की। आज के एपिसोड में हमें ये दिखाया जाता है कि अब हमें वो सब कुछ करना ही होगा जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। जी हाँ दोस्तों, ऐसा कुछ कहती है पुष्पा और प्रोफेसर शास्त्री हैरान हो जाते हैं। और पुष्पा जो चाल चलती है उसकी वजह से प्रोफेसर शास्त्री अपना पूरा का पूरा केस जो है वो जीत जाते हैं। होता कुछ यूँ है कि सुमन को जो है वो कॉल आती है हॉस्पिटल से और वो कॉल में ये बताया जाता है कि आपके बेटे का ऑपरेशन जो है वो रुक गया है क्योंकि जो अमाउंट है वो वापस ले ली गई है। ये सुनने की देर थी कि सुमन जो है वो बहुत बुरे तरीके से रोने लग जाती है और ऊंचा ऊंचा और कहती है कि मुझे एक अर्जेंट काम आ गया है, मुझे जाना ही होगा। तो आगे से जज साहब कहते हैं कि आपने जहाँ भी जाना है हमें बता कर जाना होगा, कोर्ट में बता कर जाइए, फिर ही आपको इजाज़त मिल सकती है। तो फ़ौरन से वो और ज़्यादा रोने लग जाती है। और तो और भटनागर का गिरेबान पकड़ लेती है और कहती है कि आपने ऐसा क्यों किया, हालांकि मैंने आपके कहने पे वो सब कुछ किया था जो मुझे नहीं करना चाहिए था, लेकिन आपने मेरे से अमाउंट वापस क्यों ली। अब मेरा बच्चा जो है वो मर जाएगा, मैं आपको कभी माफ़ नहीं करूँगी। और गिरेबान पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रो रही होती है और भीख मांग रही होती है कि प्लीज़ ऐसा मत करें। और फिर ये सारा तमाशा जो है वो कोर्ट वाले देख रहे होते हैं और जज साहिब भी ये सब कुछ देख रहे होते हैं। और फिर अचानक से जो है वो सुमन सारा कुछ बताने लग जाती है कि हाँ ये सच है। और फिर आगे से प्रोफेसर शास्त्री को इशारा करती है पुष्पा कि हाँ बता दो अब। आंखों से इशारा करती है। पहले तो प्रोफेसर शास्त्री नहीं बताना चाह रहे थे, लेकिन अब जो है वो उनको बताना पड़ जाता है और वो कहते हैं कि माफ़ कीजिएगा, सबसे माफ़ी मांगते हैं। तो आगे से जज साहब कहते हैं कि आप माफ़ी क्यों मांग रहे हैं। तो आगे से प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं क्योंकि कोर्ट का टाइम थोड़ा सा वेस्ट हुआ है, इसको वेस्ट होना तो नहीं कह सकते, क्योंकि मैं ये बताना चाहता हूँ मिस सुमन को कि उनके बेटे की सर्जरी जो है वो नहीं रुक रही। ये कॉल दरअसल हमने करवाया था ताकि भटनागर का जो है सच वो सबके सामने आ सके। इसीलिए तो आगे से कहती है कि क्या सच्ची में मेरे बेटे की सर्जरी नहीं रुक रही है। फिर आगे से प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि भगवान करे उसको मेरी उम्र भी लग जाए। तो वहीं से सुमन जो है वो उनके पाँव पकड़ के ज़ोर ज़ोर से रोने लग जाती है और माफ़ी मांगने लग जाती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए प्रोफेसर शास्त्री, मेरी वजह से आज आपका साथ ये हो रहा है। और वहाँ खड़ी हुई रोहिणी ये सारा कुछ देख रही होती है। जज साहिब, मैं कुछ बताना चाहती हूँ। तो आगे से फिर जज साहिब कहते हैं कि आपको जो भी कहना है यहाँ पर आगे कटहरे में खड़े होके बताइए। तो आगे से फिर बताती है कि मैं एक दिन ऑफिस में थी भटनागर सर के, तो वहाँ पर जो वहाँ का काम करने वाला था वो सर के पास आता है और कहता है कि प्रोफेसर शास्त्री से कुछ साइन करवाने हैं, इसलिए मैं उनके घर जा रहा हूँ। तो आगे से भटनागर सर कहते हैं कि प्रोफेसर शास्त्री वाला मामला मैं देख लूँगा, तुम ये बाकी पेपर्स पकड़ो और ये सब कुछ जो है काम करो। और वहाँ दूसरी तरफ फिर मैं भी होती हूँ। तो आगे से मैं उनसे एडवांस मांगने के लिए आई होती हूँ लोन के तौर पर कि मुझे 7-8 लाख रुपए की शदीद ज़रूरत है। तो आगे से भटनागर सर कहते हैं कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दे सकता क्योंकि ये इलीगल होगा। अभी तुम्हें यहाँ पर काम करते हुए सिर्फ 8 महीने हुए हैं और इससे ज़्यादा नहीं हुए, इसीलिए मैंने तुम्हारी एप्लीकेशन जो है वो ही फाइल सिस्टम से जो है वो डिलीट कर दी है ताकि किसी को पता भी ना लग सके। लेकिन हाँ, वैसे मैं चाहूँ तो तुम्हारे 1-2 मिनट के अंदर 7 से 8 लाख रुपया तुम्हारे अकाउंट में डाल सकता हूँ, तुम्हारे बेटे की सर्जरी हो सकती है।
लेकिन इसके लिए भी कुछ जो है वो लिमिटेशंस हैं और तुम्हें कुछ करना होगा ऐसा। तो आगे से सुमन जो है वो रो रो के दिखाती है और उसका पाँव पकड़ लेती है और कहती है कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगी, बस मेरे बेटे की सर्जरी जो है वो नहीं रुकनी चाहिए प्लीज़। तो भटनागर सर उसको कहते हैं कि जाकर तुम्हें प्रोफेसर शास्त्री पर इल्ज़ाम लगाना होगा। तो वो वैसे ही चली जाती है फाइल्स लेकर प्रोफेसर शास्त्री के घर पर, और वहाँ प्रोफेसर शास्त्री बेहोश हुए होते हैं। और फिर सुमन कहती है कि मैंने उनकी ही बेहोशी का फ़ायदा उठाया, और फ़ायदा ऐसे उठाया कि वो बेहोश हुए हुए थे। मैंने उनका चश्मा निकाला और उनको चेक किया कि वो सच्ची में पूरी तरीके से जो है वो शराब के नशे में लथपथ थे। मैंने अपना ब्लाउज़ फाड़ा और वहाँ से भागते हुए अपार्टमेंट से निकल गई, और फिर अगले दिन जाके मैंने पुलिस में कंप्लेन कर ली ताकि इन पर केस फाइल हो सके। मुझे माफ़ कर दीजिए प्रोफेसर शास्त्री, मैं ऐसा नहीं करना चाहती थी। एक इतने भले इंसान के साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने बेटे के लिए मैं ये कर रही थी और कोई बात नहीं थी, और मैं शदीद दिल से माफ़ी मांगना चाहती हूँ। तो आगे से प्रोफेसर शास्त्री कहते हैं कि आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, ये सच है जो मैं बताना चाहता था। इसीलिए हमने ये सारा नाटक किया कि इनके बेटे की सर्जरी जो है वो रुक गई है, लेकिन सब जो है उनकी सर्जरी बिल्कुल अच्छे तरीके से हो जाएगी। वहाँ भटनागर जो है वो तब भी अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहा होता। प्रोफेसर शास्त्री उसको चीख चीख कर कहते हैं कि अपना गुनाह आप कबूल कर लो, क्योंकि तुम कोर्ट का टाइम जो है वो वेस्ट कर रहे हो। तो फिर भटनागर जो है वो अपना गुनाह कबूल कर लेता है, और फिर पुष्पा भी वहाँ पर बैठे बैठे रोने लग जाती है। और फिर फैसला जो है वो प्रोफेसर शास्त्री के हक़ में होता है। और फिर पुष्पा जो है जज साहिब से कहती है कि मैं कुछ और भी आपसे मांगना चाहती हूँ। 2 साल पहले भी, काफ़ी देर पहले जब इनकी शादी हुई थी, तो जब इनकी बेटी 5 साल की थी तब भी इन पर इल्ज़ाम लगाया गया था, लेकिन उन्होंने ये केस नहीं लड़ा था ताकि उनकी बेटी पर कोई आँच ना आ सके और कोई बुरा असर ना पड़े, और अब भी इन पर यही इल्ज़ाम लगा था, जो कि बहुत बुरी बात है। और इस वजह से इनसे कोर्ट का लाइसेंस जो है, ताकि ये लॉयर का काम ना कर सके, वो छीन लिया गया था। मैं चाहती हूँ कि वो लाइसेंस जो है वो बहाल कर दिया जाए ताकि वो अपनी कार्रवाई जो है हमेशा जारी रख सके एक बहुत ही काबिल लॉयर के साथ। इतनी बड़ी डिमांड सुन के सब लोग वहाँ पर मौजूद हैरान हो जाते हैं, और रोहिणी ये सब कुछ देख रही होती है। और फिर आगे से जज साहब जो हैं वो बहाल कर देते हैं उसका लाइसेंस, और कहते हैं कि आपके गुरु और शिष्य दोनों के दरमियान जो संबंध है वो तो काफ़ी ज़्यादा गहरा मालूम होता है। और फिर इसके बाद जब रोहिणी अपनी बेटी को लेकर जाने लगती है वहाँ से, तो प्रोफेसर शास्त्री और पुष्पा सब भागे भागे उसके पीछे जाते हैं और अपने बेटे को बुलाने की कोशिश करता है प्रोफेसर शास्त्री, लेकिन उसकी बेटी जो है वो रुकती है। रोहिणी उसको भगा कर ले जाती है जल्द से जल्द ताकि वो अपने बाप से ना मिल सके। तो पुष्पा कहती है कि आपको रोकना चाहिए था। तो आगे से कहता है कि मैं नहीं चाहता कि ज़बरदस्ती का रिश्ता कायम हो, थोड़ा सा इंतज़ार और ही करना है ना, तो मैं कर लूँगा, लेकिन मैं नहीं चाहता कि कोई ज़बरदस्ती हो। और ऐसे रिश्ते तो प्यार से जोड़े जाते हैं, ना कि ज़बरदस्ती से जोड़े जाते हैं। इससे पहले वाले सीन में हमें एक बहुत ही अच्छा सीन दिखाया जाता है, और वो ये होता है कि किस तरीके से पुष्पा जो है प्रोफेसर शास्त्री को वो कोट पहना रही होती है जो कि एक लॉयर पहनता है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आने वाले एपिसोड में हमें यही देखने को मिलने वाला है कि जो पुष्पा है और कादम्बरी है, इन दोनों में से जीतने वाली है पुष्पा, और ये शर्त जो है जो कि इनके दरमियान लगी है वो कादम्बरी हार जाएगी और उसको ये सब कुछ छोड़ के जाना ही होगा। लेकिन अभी ये भी देखना इंटरेस्टिंग है कि आखिर कादम्बरी की शर्त क्या है, ऐसी क्या शर्त रख दी है उसने पुष्पा के आगे कि पुष्पा सुनकर हैरान हो जाती है। सो दोस्तों, आने वाला एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला है? अपनी राय का इज़हार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर करें, और अगर आप इस टीवी सीरियल के फ़ैन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर नई और सही अपडेट सबसे पहले आपके पास आ सके। तो मिलते हैं अगली अपडेट के साथ अगली वीडियो में।